बहुत ही टेक्नोलॉजी देने वाली है। और टाटा मोटर्स का जो इकोसिस्टम है, वेदर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजीज की, वेदर हम बात करें टाटा ऑटोमोटिव कॉर्प की, हम बात करें टाटा एलेक्साई, टाटा टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम टाटा मोटर्स के पास है। टाटा पावर जैसी उसकी सिस्टर कंसर्न है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें कि ईवी लॉन्च कर रहे हैं लेकिन इंफ्रा नहीं है, तो वो भी आने वाले 3-4 साल में 15,000 चार्जिंग स्टेशन डालने वाले हैं। तो फैंटास्टिक एक ईवी इकोसिस्टम बना रहे। और इवन मैं बताऊंगा कि जो स्टैंड अलोन बिजनेस है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, उसमें बहुत ही फैंटास्टिक टर्न अराउंड हुआ है। 10% मार्केट शेयर हो गया है, जो लास्ट ईयर 6% था। और ग्रोथ कैटेगरीज में लॉन्च कर रहे हैं, वेदर इट इज पेट्रोल कार्स, डीजल कार्स, सीएनजी एंड ईवी। तो बहुत ही ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। आगे जाते हैं हमारा मानना है कि जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 2024-25 तक कंसोलिडेटेड लेवल का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और उसके लिए नॉन कोर एसेट्स भी मोनेटाइज करेंगे। उनके पास टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक है, टाटा फाइनेंस का स्टेक है, वो सब नॉन कोर एसेट सेल करके भी और कैश फ्लो यूज करके भी वो लोग काफी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि जेएलआर में जो शॉर्ट टर्म इश्यूज है, जो चिप शॉर्टेज के हैं, वो आई थिंक आने वाले 6 महीने के बाद हम देखेंगे कि इनके जो नए लॉन्चेस है, स्पेशली जो रेंज रोवर सेगमेंट में से, वो पिकअप होंगे, तो वहां से भी मार्जिन इंप्रूव होंगे। और अच्छी बात यह है कि जेएलआर का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी का कोई कंसर्न नहीं है, लिक्विडिटी रिच बैलेंस शीट है। तो मेरा मानना है कि इस तरह का प्ले जो बहुत ही डिवर्सिफाइड है, और आगे जाते हमारा मानना है कि इवन सीवी सेगमेंट में भी ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। पास में अशोक लेलैंड तकलीफ दे रहा था, लेकिन अभी टाटा मोटर्स का शेयर रीगेन हो रहा है, मार्जिन वापस आ रहे हैं और डिमांड भी अच्छा रहेगा। सो मेरा मानना है 1 साल के अंदर ये स्टॉक 400 के लेवल की ऊंचाई डेफिनेटली पार कर सकता है। बढ़िया प्ले है, डाइवर्सिफाइड, पीवी, सीवी, अल्ट्रा प्रीमियम का वो पोर्टफोलियो, और वाकई अग्रसर है ईवी, जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है। कई लोगों के लिए एक ही कंसर्न है, वो पुराना बैग एंड बैगेज जो कैरी कर रहे हैं। पार्थिव कह रहे हैं वो सीवी स्पेस वगैरह भी अब धीरे धीरे अच्छा मोमेंटम देगी। 400 तक के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स पे लगा सकते हैं आप लोग दाव। और राहुल अरोड़ा साहब को स्क्रीन पे दिखाइए, बहुत अरसे बाद उनके दर्शन हो रहे हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। क्विकली बताइए, आपका बढ़िया डाइवर्सिफाइड वाला प्ले कौन सा है? देखिए आशीष जी, एक स्टॉक जो ध्यान में आता है, जो डाइवर्सिफाइड भी है और एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल प्ले भी है, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। हालांकि हम सब इसको पिज्जा के लिए जानते हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि करीबन 3,500-4 हजार करोड़ का टॉप लाइन है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। लेकिन हाल ही में वो बिरयानी में भी एंटर कर चुके हैं, चाइनीज में भी एंटर कर चुके हैं। तो मेन जो आपकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, पिज्जा से हटके काफी हद तक हो रही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसलिए क्योंकि मार्केट लीडर है। जो हम वेस्टर्न फास्ट फूड की अगर बात करें, तो ये मार्केट ही करीबन 15,000 करोड़ के आसपास का कुछ मार्केट होगा, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा यहाँ से। और जैसे मैं बता रहा था, जुबिलेंट फूडवर्क्स की टॉप लाइन अभी करीबन 3,500-4 हजार करोड़ की है। तो ये कंपनी अगर अगले 4-5 साल में जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी, ये बहुत ही मल्टीफोल्ड यहाँ से ग्रो हो सकती है। हमारे ब्रोकरेज पे अगर हम देख लें कि अगले 2 साल में हमें लगता है कि इस कंपनी का ईपीएस ट्रिपल हो सकता है। आई थिंक पिछले साल 17-18 रुपए का ईपीएस था, हमें लगता है कि FY23 में 55 के आसपास हो सकता है, और वहां से भी 25-30% कंपाउंड कर सकता है। हमें लगता है कि 2 साल के बाद ये कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो आराम से 20% बढ़ सकती है। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मिड 30s में है, अभी मिड 50s तक जा सकती है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% की है, वो आई थिंक 35-40% के आसपास अगले 2 साल में चली जा सकती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चरल होल्ड है। जैसे मैंने बताया, बिरयानी और चाइनीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दोनों इंडियन पैलेट के लिए बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि मार्केट साइज दोनों बिरयानी और चाइनीज का बहुत बड़ा है। डोमिनोज हालांकि अपने आप ही काफी हद तक एक्सपैंड कर सकता है। आप देखें तो करीबन 1400 स्टोर्स के आसपास हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है राहुल जी, पता है हम पिज्जा इसीलिए क्योंकि इसके पिज्जा तो मैंने खाए हैं, वो बाकी दोनों बिजनेसेस कनेक्ट नहीं है, क्योंकि खाने को नहीं मिले अभी तक। वो बिरयानी, वो चाइनीज, तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफाइड प्ले है, और वो सारे बिजनेसेस भी शायद इंडियन पैलेट के लिए आज से इवेंचुअली पिकअप होते हुए नजर आएंगे। एग्रेसिव टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर जुबिलेंट फूड में, तो पीछे की चाल मत देखिएगा, उसको देखिए घबरा जाएंगे। अभी भी बहुत कुछ है जो आगे अनफोल्ड होना है, तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी। मयूरेश, क्विकली आपका कौन सा है डाइवर्सिफाइड प्ले?
तो आशीष जी टाटा पावर रहेगा और मुझे लगता है आई थिंक जो इसके 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, एक तो जो पावर जनरेशन में है, माइथॉन का इनका पावर जनरेशन प्लांट है, मुंद्रा से जो आई थिंक एक जनरेशन कैपेसिटी है और जो कोल लिंकेज के साथ थोड़ी अंडर रिकवरी जरूर है, बट ओवरऑल आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इसके अगले कुछ वर्षों तक बरकरार रहेगी। तो आई थिंक जो इनका ईपीसी का कोर बिजनेस है, यहाँ पे ऑर्डर बुक काफी स्टेबल है, एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है एंड दैट शुड कैरी द ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्निंग्स फॉरवर्ड। एक छोटा सा ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है इनका, तो जनरेशन तो करते ही है, पावर ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ओडिशा में इन्होंने जो एक विलय किया है विद फ्यू सब्सिडरीज, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अहम होता है पूरे वैल्यू चेन में। सेकेंड एंगल जो डिवर्सिफिकेशन का आता है आशीष जी, आता है रिन्यूएबल स्पेस से। तो आई थिंक जो सोलर में आई थिंक इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जो ऑर्डर बुक है दिस पॉइंट ऑफ टाइम 7,200 करोड़ का, जो सोलर पंप्स का ऑर्डर बुक है 1100 करोड़ का, आई थिंक जो रिन्यूएबल्स की तरफ एक रुझान है, मोदी जी की जो विजन है इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी अगले कुछ वर्षों के लिए, और जो ESG इन्वेस्टिंग होती है, जो काफी इन्वेस्टर्स ग्लोबली, FIs एंड लोकली एज वेल ध्यान रखते हैं, जो तुल पकड़ेगी इवन मोर गोइंग फॉरवर्ड, इसको फोकस में रखना चाहिए। थर्ड ऑब्वियसली आई थिंक जो EV इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये चार्जिंग स्टेशन जो बना रहे हैं बहुत अहम होने वाला है एंड देयरफॉर टाटा पावर इज वेरी वेल डिवर्सिफाइड इन द कोर बिजनेस, इमर्जिंग रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी बिजनेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। इसके लिए इनकी जो डेट इक्विटी आशीष जी, ये 2 के नीचे आनी चाहिए ये वर्ष के लिए, और अगले 2 वर्षों में आई थिंक 1.5 के नीचे आनी चाहिए, with dividend yields expected to be maintained at 1.25-1.5%। जो ROEs को with improving cash flows और जो डाइवेस्टमेंट करेंगे नॉन कोर एसेट्स के, रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स एंड नॉन कोर, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक ROEs को बूस्ट करेंगी हायर सिंगल डिजिट्स या इवन डबल डिजिट्स में। तो मुझे लगता है एक डिवर्सिफाइड प्ले टाटा पावर। बढ़िया डिवर्सिफाइड प्ले और पावर एज अ स्पेस सबके रडार पे, और क्या आउट परफॉर्मेंस टाटा पावर से आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 175 के टारगेट्स। इस नोट पर एक काम कर लेता हूं क्विकली, छोटा सा ब्रेक के उस पार हेमांग सर से जानना है उनका बेहतरीन डाइवर्सिफाइड प्ले। और हेमांग सर कह रहे थे कि मोदी जी के बर्थडे के लिए कुछ प्रेजेंटेशन है, गाना वाना भी गाने वाले, पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे थे। ब्रेक के उस पार जानता हूं। और दीवान सर का पिक, अरे आप सबको सुन के बहुत मजा आएगा, उस पिक पर भी होगी बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी यानी कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस, जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आती हैं, वो बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन वाली कंपनीज। हेमांग सर के पास जा रहा हूं, और गानों का उम्मीद कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ हुक के तौर पे यूज कर रहा था ताकि आप लोग ब्रेक में कहीं जाए ना। हेमांग सर, वो मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टॉक कौन सा है? आशीष जी, मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टॉक जो मैंने चुना है वो पिरामल एंटरप्राइज है। और पिरामल एंटरप्राइज जैसा हम जानते हैं 2 एरिया में काफी उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज विद फोकस ऑन हाउसिंग पार्ट, और दूसरा जो है वो फार्मा का बिजनेस है। तो हाउसिंग का जो बिजनेस है उसमें लास्ट ईयर काफी चैलेंजिंग था, उसमें काफी सारी चीजें हुई हैं। बैलेंस शीट उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दी है, दीवान हाउसिंग का जो पूरा पोर्टफोलियो था उनको मिल चुका है, तो क्लाइंट बेस नेटवर्क में बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। प्लस जो रियल एस्टेट रिलेटेड जो स्ट्रेस था वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो गया है, और उसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने जा रही है कंपनी। और साथ में उसका जो फार्मा का बिजनेस है उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, CDMO है, क्रिटिकल केयर है, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक का बिजनेस है। तो ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां पे हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म और फार्मा बिजनेस और बहुत अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी। अभी रिसेंटली कॉल हमने किया था तो लगभग 20% का ग्रोथ ये साल में हम देखने जा रहे हैं, और जिस तरह का माहौल है रियल एस्टेट वगैरह में, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ग्रोथ आएगा। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे डेफिनेटली निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम समझते हैं कि उसमें लगभग 20% का अपसाइड मान के हम चल सकते हैं। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 3100 का है। 3100 का पिरामल एंटरप्राइजेज, एक बढ़िया रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल का डाइवर्सिफाइड प्ले। और मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स की बात हो तो ये स्टॉक की चर्चा होना तो बनता था। आ गया वो स्टॉक, हम सबका फेवरेट पोर्टफोलियो पिक, जो फाइनली कुछ करके दिखाने की तैयारी में लग रहा है। दीवान सर, कौन सा है वो स्टॉक? जी आशीष, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब कोई स्टॉक लेते हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। उसी प्रकार से कोई कंपनी जो है ऐसी चुनिए, ऐसा चयन इस कंपनी का कीजिए जो खुद ही डाइवर्सिफाइड हो, ताकि कारोबार
में कोई भी एक कारोबार में थोड़ी सी आंच आए, धीमापन आए, तो दूसरे कारोबार से उसको सहारा मिल सके। सो बैलेंस रहता है। और खास करके ये बड़े बिजनेसेस में, एमएनसीज में, कंपनीज में हमने देखा है कि कई जगह बहुत फायदा भी रहा है, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जब आप 8-10 साल की बात करते हैं तब ये बहुत डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। मेरे नजर में जो मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी आज के मार्केट में अवेलेबल आपको है और बहुत चर्चित है, वो है आईटीसी। अब हुआ यह है कि आईटीसी बहुत दिनों बाद एक अलग रंग में, अलग रंगत से दिखना शुरू हुआ है लोगों को। बट जो हमेशा उसमें जो अच्छाइयाँ थी या स्ट्रेंथ थी, वो आप देखिए वो उसकी डिवर्सिफिकेशन से थी। एक कारोबार पे निर्भर नहीं है। टोबैको के बिजनेस में, सिगरेट के बिजनेस से जो आय आती है उसका उन्होंने डेवलपमेंट में यूज किया, एफएमसीजी में, बाकी सब प्रोडक्ट्स में। होटल्स का बिजनेस है जो थोड़ा सा अभी धीमा जरूर है हालात को देख के, लेकिन पेपर का आप बिजनेस देख लीजिए और बाकी की जो छोटे छोटे बिजनेस उनके हैं, उन सबका अगर आप समावेश करें तो एक बहुत ही बढ़िया आपको पैकेज वो मिल रही है डील की। भाई अलग कारोबार है, अलग नेतृत्व है, अलग टाइप की इसमें ग्रोथ की उम्मीद है। तो अगर आईटीसी को कोई लेना चाहे तो वो डिवर्सिफिकेशन के एंगल से और वैल्यू के एंगल से, दोनों रूप से मुझे लगता है बहुत बढ़िया उम्दा एक स्टॉक हो सकता है। तो इसको आप नजर में रख सकते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस इन द करंट मार्केट। रखना क्या है नजर में, नजर में तो था, अब आप कह रहे हैं तो चल भी जाएगा, चलना शुरू हो गया, बिल्कुल सही बात। सबकी उम्मीदें जाग गई हैं। चलिए इस बेहतरीन नोट पर क्विकली रैप अप कर देता हूं हमारे मोदी यानी कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड प्लेस। वो सारी पिक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी जो